हेलो माय डियर फ्यूचर चार्टर्स। माय नेम इज सीए अक्षय मंत्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दैट इज इको ज्ञान बाय एके। माय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मॉडल टेस्ट पेपर 1 विच इज गिवन बाय आईसीएआई फॉर योर हेल्प। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन ना ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन का रेफरेंस मॉड्यूल के पेज नंबर के साथ, चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर के साथ अपन देखने वाले हैं, है ना। तो चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट का, जिसको अपन एफआरबीएम एक्ट 2003 बोलते हैं, है ना। तो इसका आंसर सर आपको कहाँ मिलेगा? तो आप मॉड्यूल खोलो, मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 7.61 पे आ जाओ, है ना। वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफआरबीएम एक्ट जो है उसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन जो इसका काम है वो है दैट इज रिडक्शन ऑफ डेफिसिट, है ना। डेफिसिट रिड्यूस करने के लिए अपन एफआरबीएम एक्ट को अपन ने फॉर्म किया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो इंटर जनरलाइजेशन, इक्विटी, लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बेटर कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपेरेंसी, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स है ना। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर में क्या दिया आपने को ऑप्शन। अचीव फिस्कल सरप्लस, स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग, इलिमिनेट फिस्कल डेफिसिट, इलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसका आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इलिमिनेट फिस्कल डेफिसिट। एफआरबीएम एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? फिस्कल डेफिसिट को उनको क्या करना है? रिड्यूस करना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कैन इन्वॉल्व। देखो, दो टाइप की पॉलिसीज है चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 4 में बताई हुई। एक होती है एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करी जाएगी जब अपने को इकोनॉमी में एक्सपेंशन लाना है, यानी कि अपने को इन्फ्लेशन चाहिए, है ना। और जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए अपन कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज करते हैं, है ना। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या होगा, इसका जवाब अगेन आपको मॉड्यूल के 7.75 पेज नंबर पर दिया है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अपन यहाँ पे जो है वो पेज नंबर के रेफरेंस के साथ डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या बोलता है? ओके, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने स्पेंडिंग्स को कम करने वाली है, इंक्रीज करेगी पर्सनल टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स को वो लोग बढ़ा देंगे, है ना। या फिर वो लोग कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज एंड इंक्रीज इन पर्सनल इनकम टैक्स, ये दोनों भी चीजें साथ में भी की जा सकती है। कब? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। इंक्रीजिंग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एंड टैक्सेस, डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे सही बन जाता है कि गवर्नमेंट को स्पेंडिंग कम करनी है और टैक्सेस को बढ़ाना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है कि किसने आपको थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस दिया है? तो आंसर बनता है आपका रिचर्ड मुस्ग्रेव। रिचर्ड मुस्ग्रेव ने आपको थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के बारे में बताया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1, स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज कंसर्न्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीगेट इकोनॉमी इन द टर्म्स ऑफ ओवरऑल आउटपुट एंड इनकम, जनरल प्राइस लेवल, बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। सर आंसर मिलेगा 7.10 पेज नंबर के ऊपर। राइट, आ जाओ 7.10 पेज पे चलते हैं। देखो, एम्प्लॉयमेंट कहाँ गया? हाँ, ये स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज कंसर्न्ड विद ओके लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड कैपिटल यूटिलाइजेशन, ओवरऑल आउटपुट एंड इनकम, जनरल प्राइस लेवल, बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। राइट, ये सारी क्या स्टेबलाइजेशन फंक्शंस है। राइट, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए आपका ऑल ऑफ दिस। चारों भी सही है, तीनों भी सही है ना। नेक्स्ट, सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट फेल्यूर? अगेन चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 से पूछा गया क्वेश्चन। आंसर मिलेगा 7.24 पेज नंबर के ऊपर, है ना। 7.24 पे आ जाते हैं। चलो अभी अपन 7.24 पेज नंबर पे चलो आगे। 7.24 पे यस, फोर मेजर रीजंस फॉर मार्केट फेल्योर: मार्केट पावर, एक्सटर्नलिटी, पब्लिक गुड्स एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। राइट, चलो देखते हैं क्या क्या बोला है। एक्सटर्नलिटी, लो प्राइसेस, एक्सेस सप्लाई, एक्सक्लूडेबल एंड राइवल गुड्स। तो सही आंसर बनता है अगेन आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, एक्सटर्नलिटी इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट फेल्यूर। Yes. Question number 6. Which of the following is not a conclusion about market allocations of commodities causing pollution externality? Right. Pollution externality किस वजह से होता है या फिर इसकी वजह से क्या मार्केट में चीजें इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ऐसा इनको पूछना है। राइट, सो द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशंस आर टू हाई। क्या ये होता है क्या? है ना, क्या नहीं होता है ये अपने को बताना है ना। द आउटपुट ऑफ कमोडिटीज टू लार्ज, यस, पोल्यूशन एक्सटर्नलिटी तभी होगा जब आउटपुट बहुत ज्यादा होगा, है ना। रिसाइकलिंग और रीयूज ऑफ पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस आर डिस्करेज, मतलब लोग जो है वो रिसाइकल या रीयूज नहीं करना चाहते, है ना। और ये सारा ही जो है एनवायरनमेंट के अंदर
एक्सक्लूड करना, छोड़ देना है कि पोल्यूशन को निकालना एनवायरनमेंट के अंदर ये बहुत ही चीप है, या फिर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। ऐसी चीजों के अंदर क्या होता है सर, पोल्यूशन एक्सटर्नलिटी क्रिएट होती है। सर कहाँ पे नहीं होगी, या फिर पोल्यूशन एक्सटर्नलिटी की वजह से क्या कंक्लूजन नहीं लिया जा सकता है? सो द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन आर टू हाई, ये कभी भी कंक्लूजन यहाँ पे नहीं बनेगा। अगेन एक्सटर्नलिटी वाला पॉइंट अपन ने चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 में सीखा है, तो वहां से ही सवाल आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ तक पूरे चैप्टर नंबर 7 से ही पूछे गए थे, 7वें क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एन इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। देखो दो मार्केट के टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, एक होता है परफेक्ट मार्केट, दूसरा होता है इम्परफेक्ट मार्केट, राइट। तो इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर क्या होता है, देखो परफेक्ट मार्केट के अंदर क्या है, बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे बायर्स है ना, तो होमोजीनियस गुड्स वगैरह है, तो किसी एक के पास में कंट्रोल नहीं है। बट इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन या इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर क्या होता है कि कुछ ही नंबर ऑफ सेलर्स है, फ्यू सेलर्स है ना, तो कुछ ना कुछ वो लोग अपने पास कंट्रोल रखते हैं, है ना, या तो लिटिल बिट होगा या तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा। तो यहाँ पे यही पॉइंट बोला है, पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट हैव लिटिल और नो कंट्रोल ओवर द आउटकम इन द मार्केट, और कंज्यूमर सरप्लस इज मैक्सिमम, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस मे लीड टू लॉस ऑफ बेनिफिट ऑफ फॉर द सोसाइटी, और इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर इंक्लूड्स मोनोपोलीज बट नॉट कार्टेल्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे बनता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट हैव लिटिल और नो कंट्रोल ओवर इन द मार्केट, है ना, इम्परफेक्ट कंपटीशन का यही पॉइंट है। नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एन एग्जांपल। देखो बहुत ही स्पेसिफिकली पूछा है कि इसमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है, किसका, पॉलिसी डिजाइन टू एनकरेज द कंपटीशन, कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए अपन कौन सी पॉलिसी नहीं बनाते, डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन मतलब क्या सर, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको हटा देना, इसको क्या बोलते हैं, डीरेगुलेशन। सर इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे बिजनेसेस बढ़ जाएंगे और कंपटीशन बढ़ जाएगा क्या, यस बढ़ सकता है। ट्रेड लिबरलाइजेशन, यानी कि बिजनेस करने को लोगों को अपन ने फ्रीडम दे दिया। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीडम। जब आप लोगों को बिजनेस करने का फ्रीडम दे दोगे तो लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा लेवल पे बिजनेस करना शुरू कर देंगे। इनकम टैक्स रिड्यूस करने ना, राइट, इनकम टैक्स रिड्यूस करने से कोई भी कंपटीशन एनकरेज किया जा रहा है क्या, नहीं, ये तो जनरल है कि इनकम टैक्स कम हो जाएगा तो बिजनेसेस बढ़ेंगे या फिर नहीं भी बढ़ेंगे, डिपेंडिंग। एंड एंटी मोनोपोली रेगुलेशंस, ये सब क्या है, अगेन मोनोपोली को अपने को खत्म करने के रेगुलेशंस अगर अपन लाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे आपका कंपटीशन जो है वो एनकरेज होता है, राइट। तो कौन सा नहीं एग्जांपल है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूसिंग इनकम टैक्स इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिसी डिजाइन टू एनकरेज द कंपटीशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, देखो कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने बिजनेस इकोनॉमिक्स को आपको डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, है ना। ये अगेन आपको चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 से पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 1.7 के ऊपर। चलो चलते हैं पेज नंबर 1.7 पे, यस। देखो जॉयल जॉल डीन, इन्होंने जो है अपने को बिजनेस इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया है, बताया है कि यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, राइट। तो जॉल डीन, ये आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मार्शलियन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2, अल्फ्रेड मार्शल का जो थ्योरी है वो किस चीज पे डिपेंडेंट है, वो यहाँ पे पूछा है ना, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस की अपन जो बात करते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, देखो हाइपोथेसिस ऑफ एडिटिव यूटिलिटीज, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, बोथ ए एंड बी, एंड वीक ऑर्डरिंग। देखो ऑर्डरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने बताया नहीं है, वो जो है हमारे दूसरे भाई साहब ने बताया, हिक्स एंड एलन ने बताया है ना। तो इनका जो मार्शल का जो थ्योरी था वो बेस्ड है आपका एडिटिव, एडिटिव मतलब क्या, एडिशनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर, और इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, हर एक यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी क्या है उस पर डिपेंडेंट है। तो बोथ ए एंड बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है। अभी तक अपन ने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए, मैं पेज नंबर के रेफरेंस के साथ, ईच एंड एवरी चैप्टर यूनिट नंबर के रेफरेंस के साथ आपको बता रहा हूँ। जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है, और ऐसे ही अगर आप वीडियोस और चाहते हो आने वाले नए यूनिट्स जो मॉडल टेस्ट पेपर्स है उनके बारे में भी, तो कमेंट में लिखना कि यस वी वांट मॉडल टेस्ट पेपर्स, यस कमेंट में आपको लिखना है वी वांट मॉडल टेस्ट पेपर्स, यस। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। 10% अपना पेपर यहाँ पे हो चुका है और 90 क्वेश्चंस अपने को ऐसे ही डिस्कस करने हैं फटाफट। Yes, successful business firms spend considerable time, energy and efforts in analyzing what, right, हर एक business firm को अपना डिमांड जो है उसको एनालाइज करना चाहिए, राइट। इसका आंसर सर आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 2.3 ऑफ चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 के ऊपर, राइट, तब आपको ये आंसर मिल जाएगा। देखो मैं हर एक क्वेश्चन को ना पेज नंबर के रेफरेंस के साथ दे रहा हूँ, तो बिल्कुल भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं कि कुछ गलत है, जो मॉड्यूल में दिया है वो मैं आपको यहाँ से डायरेक्टली बता रहा
हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय वे ऑफ एन ऑप्टिमल चॉइस, ऑप्टिमल मतलब क्या सर, बेस्ट, मैक्सिमम जो आपको यूटिलिटी दे सकता है ऐसा कोई भी चॉइस, अ कंज्यूमर टेंड्स टू, कैसे चॉइस करेगा, सेव मनी, परचेस लार्ज क्वांटिटी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मतलब सर फायदा भी ज्यादा लो और अपने टेस्ट और प्रेफरेंस को भी क्या करो, ध्यान में रखो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है, राइट। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 2.70 पेज नंबर पे आपको ये आंसर मिलेगा। इनकम कंस्ट्रेंट, प्राइस कंस्ट्रेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंस्ट्रेंट, ऐसा पूरा ही आंसर इन्होंने यहाँ पे 2 पॉइंट पेज नंबर पे दिया है। आते हैं 2.70 के ऊपर, देखते हैं आपको यहाँ पे समझ रहा है क्या पॉइंट। देखो, अ कंज्यूमर्स ऑप्टिमल चॉइस वो शुड सेटिस्फाई टू क्राइटेरिया, एक तो पॉइंट ऑन इज बजट लाइन, बजट लाइन पे आना चाहिए, और लाई ऑन द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व, राइट। बजट लाइन पे भी रहे और हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पे भी रहे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी और कम से कम पैसे में अगर अपने को मिलता है तो वही आपका क्या है सर, आपका बेस्ट इन बेस्ट चॉइस माना जाएगा। यस, 2.70 पेज नंबर पे अपन है, 2.70 पेज नंबर पे क्या, यस 2.70 पेज नंबर पे आंसर आपको दिया है, ऑप्टिमल चॉइस कैसे डिसाइड होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्या बोला है, and the economist concept of demand is dash as a desire or need or choice or preference or order, right। देखो अभी क्या है, इकोनॉमिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड है ना, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड कैसा है, ये क्या डिजायर या नीड या चॉइस या प्रेफरेंस या ऑर्डर के जैसा है क्या, नहीं। देखो डिमांड कभी भी डिजायर नहीं होता, डिमांड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, सो इट इज नॉट द सेम थिंग, राइट। क्या होना चाहिए आंसर, इट इज नॉट द सेम थिंग। कहाँ मिलेगा सर, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 2.4 पेज नंबर पे, 2.3 पेज नंबर पे जाओ, वहां पे आपको इसका आंसर मिलने वाला है, राइट। आ जाते हैं, देखता हूँ यहाँ पे तुमको दिया है ना। देखो क्या बोला है, इन इकोनॉमिक्स, ओके, डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज समथिंग मोर देन द डिजायर टू परचेस, राइट। इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड सिर्फ डिजायर होती है क्या, नहीं, ये उससे कुछ भी और ज्यादा है। तो इसके लिए क्या है, लिखना है अपने को आंसर, नॉट द सेम थिंग, ये अपना आंसर होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, द डिमांड फॉर लेबर इन रिस्पॉन्स टू द वेज रेट इज डैश, वेयर एज द डिमांड फॉर द सेम लेबर in response to the price of electronic goods where the labor enters as an input is, बाप रे बाप क्या पूछा है, देखो चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 से ये सवाल पूछा गया आपको कि डिमांड, जो लेबर का डिमांड है इन रिस्पॉन्स टू द वेज रेट, ये कैसा है, तो ये सर होता है आपका डायरेक्ट डिमांड, है ना। आप वेज रेट के हिसाब से किसका डिमांड कर रहे हैं, कि लेबर आपको चाहिए किसके लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, है ना। और आप जो है वही सेम लेबर यूज करते हो फॉर द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जहां पे लेबर जो है एक इनपुट है। जब भी लेबर इनपुट होता है यानी कि कंजम्पशन डायरेक्टली अगर कंज्यूमर कर रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डिमांड। और अगर समझो कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जैसा अगर आप इनपुट का यूज करते हो तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, डिराइव डिमांड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव डिमांड यहाँ पे आपका सही बन जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, देखो है ना, थोड़ा सा ट्रिकी, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है, पेज नंबर 3.25 और 3.27 पे आपको इसका आंसर मिलने वाला है, राइट। चलो आ जाते हैं, देखो क्या बोला है, इन द शॉर्ट रन प्रोड्यूसर ऑपरेट्स ओनली स्टेज 2 of law of diminishing returns whereas average product of the variable factor is declining, यानी कि एपी क्या होता है सर, डिक्लाइनिंग होता है, और हर एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, शॉर्ट रन में स्टेज 2 में ही अपना बिजनेस करना चाहेगा, ये असर्शन है। अभी रीजन क्या दिए हो, स्टेज 1 और स्टेज 3 जो है ऐसे स्टेजेस है जहां पे एमपी ऑफ फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स बिल्कुल भी क्या होता है, नेगेटिव होते हैं, राइट। ये दोनों सही है क्या, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही इन्होंने यहाँ पे दिया है ना। सर प्रूफ कैसा करेंगे आप, तो पेज नंबर 3.25 पे आता है, यहाँ पे ये चीज आपको बिल्कुल भी क्लियर होने वाली है। यस, पेज नंबर 3.25 पे आ जाता है, पेज नंबर 3.25। आई होप आप लोगों को समझ रहा है मैं जो बता रहा हूँ, है ना। ईच एंड एवरी चीज़ को मैं आपको पेज नंबर के रेफरेंस के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो आई होप ये भी आपको दिमाग में जा रहा है कि सर कितने अच्छे से आप पढ़ा रहे हो, इतने अच्छे से आप चीज़ें हमको बता रहे हो। तो यार जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कितना अच्छा लग रहा है ना। यस, देखो अभी ये हो गया आपका स्टेज 1 एंड स्टेज 3 वाला पॉइंट, है ना। क्या बोला है इन्होंने यहाँ पे, स्टेज 1 और स्टेज 3 के अंदर एमपी जो है वो फिक्स और वेरिएबल फैक्टर का क्या होता है, निगेटिव होता है ना। एमपी फिक्स फैक्टर का यहाँ पे निगेटिव है, क्योंकि जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट बनाते जा रहे हो तो फिक्स फैक्टर का ऐसा कुछ इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। और यहाँ पे थर्ड में तो आपका एमपी बिल्कुल भी क्या है, वेरिएबल फैक्टर का निगेटिव ही होता है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल इनपुट है ना। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है सर, वेरिएबल इनपुट ही होता है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पे आपको बतानी है वो आती है यहाँ से, देखो क्या बोला है, it is clear that the rational producer will never produce in stage 1 and stage 3, है ना। the rational producer will always produce in stage
2, राइट। तो यही पॉइंट इन्होंने यहाँ पे बोला है क्या कि शॉर्ट रन के अंदर प्रोड्यूसर कहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, स्टेज 2 में ही प्रोड्यूस करेगा। और 1 और 3 में क्यों नहीं कर रहे सर, क्योंकि वहां पे एमपी जो है फिक्स और वेरिएबल फैक्टर का क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखो वेयर द बोथ एमपी एंड एपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर डिमिनिशिंग, राइट। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो ये आपका पेज नंबर 3.27 का यहाँ पे रेफरेंस है एंड 25 के रेफरेंस से आपको ये आंसर मिलता है। और करेक्ट आंसर जो यहाँ पे बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है क्या, देखो बहुत ही सिंपल सवाल है ना, एकदम छोटा सा बच्चा भी इसका आंसर दे सकता है। ओके, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ गुड्स हैव इन इलास्टिक डिमांड, किसकी डिमांड इन इलास्टिक है, सॉल्ट, स्मार्टफोन एंड ब्रांडेड लिपस्टिक। नहीं यार, इनके डिमांड इन इलास्टिक नहीं है, इलास्टिक होती है, अपन चेंज कर सकते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म, ब्रांडेड गॉगल्स एंड स्मार्टफोन्स इज अगेन इलास्टिक डिमांड। सॉल्ट, स्कूल यूनिफॉर्म एंड मेडिसिन, यस इनका डिमांड इन इलास्टिक हो सकता है, ऐसा अपन बोल सकते हैं, बिकॉज ये जरूरी है, आपको चाहिए मतलब चाहिए, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट अगेन, if the price of commodity rises by 12% and elasticity है आपका 0.63, नेगेटिव बोला है, नेगेटिव इलास्टिक एक्सपेंडिचर मेड ऑन द कमोडिटी बाय द कंज्यूमर विल। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 अगेन टोटल एक्सपेंडिचर वाला एक पॉइंट होता है ना, यानी कि यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर के चेंज को देख के आपका इलास्टिसिटी कैसा होगा वो आप बता सकते हो, है ना। 2.33 पेज नंबर पे आपको इसका आंसर मिलता है। क्या बोला है देखो, अगर समझो किसी भी कमोडिटी का प्राइस 12% से बढ़ जाता है और उसका जो इलास्टिसिटी है वो -0.63, यानी कि अभी इलास्टिसिटी क्या है, 1 से लेस है, 1 से लेस यानी कि क्या हो गया, इन इलास्टिक हो गया। क्या हो गया ये, इन इलास्टिक हो गया। यस, इन इलास्टिक है आपका डिमांड और आपका जो प्राइस है वो भी क्या हो रहा है, 12% से बढ़ रहा है। तो आपके एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा ये आपको पूछना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एक्सपेंडिचर है ना वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ने वाला है। सर 2.33 पेज नंबर पे आता है तो आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर वाला जो पॉइंट है वहां पे इन्होंने ये चीज अपने को बोली है। देखो, when increase in the price of the goods, total expenditure made on the goods or total revenue received from the goods increases। क्या बोल रहा है कि जब कभी भी चीजों की प्राइसेस बढ़ जाती है ना, जब कभी भी आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या होगा, लेस देन यूनिटी। लेस देन यूनिटी मतलब लेस देन 1 होगा। तब क्या होता है कि अगर समझो जैसे ही आपके प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाती है ना, तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है उस चीज का वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट होने वाला है। यस, इस क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं आगे। दैट इज क्या बोला है देखो, अगेन चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन पूछा गया है। अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक if and only if between two bundles the consumers prefers the bundle which has। अभी मोनोटोनिक का मतलब क्या है सर, मोनोटोनिक का मतलब होता है नेवर इंक्रीजिंग और नेवर डिक्रीजिंग, यानी कि ये आपको बात कर रहा है अबाउट द इंडिफरेंस कर्व, है ना। इंडिफरेंस कर्व क्या है सर, इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जहां पे आपका जो यूटिलिटी होता है वो बिल्कुल भी क्या होता है, सेम होता है। और इंडिफरेंस कर्व का एक फीचर अपन ने ऐसा पढ़ा है कि अपन हमेशा वही कॉम्बिनेशन प्रीफर करेंगे जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, गुड्स होते हैं, यानी कि एक जो है वो ज्यादा होगा और दूसरा थोड़ा कम रहेगा तो अपने को चलेगा क्या, यस, है ना। यस, चैप्टर नंबर 2.60 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। 90 चैप्टर नंबर 2.60 पे आ जाओ, हर एक क्वेश्चन पेज नंबर के रेफरेंस के साथ अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, देखो इनडिफरेंस कर्व कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जहाँ पे अपन ये देखते हैं कि अपना जो सेटिस्फैक्शन है हमेशा क्या होना चाहिए, बेस्ट इन बेस्ट, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। यस, तो क्या बोला है, मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स एंड नो लेस ऑफ द अदर, मतलब ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कुछ भी छोड़ना है कि अपने को नहीं छोड़ना है ना। देखो मोर ऑफ वन गुड्स मतलब एक ही ले लो, लेस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स ऐसा नहीं जमेगा, तो क्या चाहिए भाई, एक ज्यादा लो और दूसरा नॉट नो लेस ऑफ द अदर, मतलब वो भी कम लेने का ही क्या, नहीं, ये पॉइंट अपने को यहाँ पे बोलना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 19 चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1। अगेन ये क्वेश्चन ना थोड़ा रिपीटेड है, पहले भी इन्होंने पूछा है ना। ड्यूरिंग द लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 कंज्यूमर फाइट्स इन द वेजिटेबल वेंडर सेलिंग वेजिटेबल्स इन द स्ट्रीट हैव रेज्ड द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब भाई कोविड-19 की वजह से वेजिटेबल वेंडर्स ने क्या कर दिया, सब्जियों के भाव बढ़ा दिए देन यूजुअल जो पहले थे, है ना। तो अभी लोग क्या करेंगे सर, ज्यादा बाय करेंगे या कम बाय करेंगे, सो पीपल कितना बाय करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। वेजिटेबल्स देन एज पर देयर यूजुअल डिमांड शोइंग द डिमांड ऑफ वेजिटेबल इज, अभी देखो कोविड-19 आ जाए या कुछ भी आ जाए भाई, खाने को चाहिए तो चाहिए, है ना। वेजिटेबल महंगा हो गया बल्कि अपन कम खरीदते क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वेजिटेबल्स का जो डिमांड है वो प्राइसेस के बढ़ने के बाद भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आता है कि वेजिटेबल्स का जो डिमांड है वो कैसा है, इन इलास्टिक है, वो प्राइसेस के अकॉर्डिंगली चेंज होता है क्या, नहीं होता, राइट। या फिर प्राइसेस के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है क्या, नहीं करता। यस, क्वेश्चन नंबर 20 है ना, क्या बोलता है देखो, अगेन चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 से ये सवाल है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है प्राइस डिटर्मिनेशन वाला, है ना। क्या बोला है कि अगर समझो डीडी आपका डिमांड कर्व है, आर जो है वो आपका एक गिवन पॉइंट है
ऑन द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। सो आपको पूछा गया है कि ये जो OP1R और Q1 ये जो एरिया है, ये एरिया आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अभी देखो ये एरिया क्या बता रहा है आपको, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या है उसके हिसाब से अपन डिस्कस करते हैं, है ना। एक्स एक्सिस पे क्या है सर आपका क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि Q, और वाई एक्सिस पे क्या है आपका प्राइस यानी कि प्राइस और क्वांटिटी। अभी ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपका एक रेक्टेंगल है ना। अभी इस रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा सर आपको, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब अच्छे से प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल सेल्स आपको पता चलता है। तो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाट इज योर टोटल रेवेन्यू। यस 20 क्वेश्चंस अपने यहाँ पे हो चुके हैं बहुत ही इजीली, है ना। अपन ने हार्डली आई थिंक 18 मिनट के अंदर ये जो 20 क्वेश्चंस है वो अपन ने पूरे किए। 20 मिनट्स एंड 20 क्वेश्चंस, बहुत ही बढ़िया बात है। चलो बढ़ते आगे। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट अंडर। सर मार्जिनल रेवेन्यू कौन से टाइप का फर्म के अंदर कांस्टेंट होता है, अगेन चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 का सवाल है यहाँ पे पूछा हुआ, बहुत ही सिंपल जवाब है। दैट इज परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है, प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू है, सब बिल्कुल भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, राइट। यस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कॉन्स्टिट्यूट, अभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पूछा है, फीचर कहां पे बोला है सर, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 के अंदर, पेज नंबर 4.52 पे जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अबाउट द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में, है ना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे आ जाते हैं, देखो क्या क्या फीचर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, है ना, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, नॉन प्राइस कंपटीशन, ये सारे उसके क्या है फीचर्स है। ओके इस बेसिस पे अपने को आंसर करना है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर सिंगल फर्म इज प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, नहीं, है ना, एक अकेला फर्म नहीं है, बहुत सारे फ्यू मेनी सेलर्स वहां पे होते हैं। मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, नहीं क्लोज नहीं होते है ना, क्योंकि सब लोग अलग अलग बनाएंगे कुछ ना कुछ, है ना। मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड सब्स्टिट्यूट्स, यस ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही में यहाँ पे सही है। फीचर्स देखो, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोला है मतलब कुछ ना कुछ अलग बना रहे, सेम बना रहे क्या, नहीं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स मतलब बहुत सारे, एक अकेला है क्या, नहीं। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द टाइप ऑफ मार्केट। सर कौन से टाइप ऑफ मार्केट का ये फीचर है, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द फर्म। आंसर मिलेगा पेज नंबर 4.58 के ऊपर, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का ये आपका अगेन सवाल बनता है। ओके देखो क्या बोला है, ओलिगोपोली मार्केट के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली इज इंटरडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द फ्यू फर्म्स, यानी कि एक फर्म दूसरे फर्म के डिसीजन पे क्या होती है, बेस्ड होती है। यानी कि किसी ने अगर कोई नया पॉलिसी लाया, कोई डिस्काउंट लाया तो अपन भी लाएंगे क्या, यस। अगर कोई ऑफर लेके आता तो अपन भी लेके आएंगे क्या, यस। किसी ने प्राइसेस बढ़ाया तो अपन बढ़ाएंगे क्या, नहीं। किसी ने कम किया तो अपन कम करेंगे क्या, यस। ये सारी इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द फर्म होती है कहाँ पे, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 से पूछा है, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग, है ना। सर ऐसा कौन सा लिमिटेशन है जीडीपी को यूज करने का, सर जीडीपी के कई सारे लिमिटेशंस हैं, है ना। कहाँ बोले सर, पेज नंबर 6.27 है आपका मॉड्यूल का, जाके देखो, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहां पे ही अपने को बोला है ना, क्या है जीडीपी के लिमिटेशंस। देखो GDP measures exclude the following which are critical for the overall well-being of the citizens, that is income distribution, GDP per capita is completely inadequate to measure the welfare, है ना। ये कई सारे limitations इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, ओके, जो आपके नेशनल इनकम कंप्यूटेशन में क्या कर रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल भी इग्नोर किए हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं देखो, इट इंक्लूड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, यस, है ना। इट डज नॉट अकाउंट फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यस, है ना। देखो और इट कंसिडर्स बोथ मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। देखो जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन से अफेक्ट होता है क्या, बिल्कुल होता है ना। तो ऐसा नॉट अफेक्टेड का पॉइंट तो है नहीं। क्या ये दोनों मार्केट नॉन मार्केट एक्टिविटीज को कंसिडर करता है क्या, नहीं करता, है ना। तो यही भी पॉइंट नहीं है। इट इंक्लूड सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस, क्या, नहीं, ये भी पॉइंट नहीं है। सो इट इज नॉट, इट डज नॉट अकाउंट फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देता है क्या, नहीं देता, है ना। जिसके पास जो पैसा है उसके हिसाब से बात करो। ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया है। अगर समझो कंट्री का जीडीपी जो है वो ज्यादा है कंट्री के जीएनपी से, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब देखो अभी सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है सर डी और एन का। डी माने क्या, डोमेस्टिक, एन माने क्या, नेशनल। सर जीडीपी मतलब इंडिया के अंदर एक कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू, है ना, एक्टिविटीज जो भी है उसका वैल्यू, ठीक है। और जीएनपी मतलब सर इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी जो इंडियन लोगों ने प्रोड्यूस किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज है उसका वैल्यू अपन जीएनपी में कंसिडर करते हैं। और जब अगर जीएनपी छोटा है और जीडीपी बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इंडिया से बहुत ज्यादा क्या होता है सर, एक्सपोर्ट होता
है ना। बहुत कम इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट अपना क्या है बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से अपना जो ट्रेड है वो बिल्कुल भी कैसा चल रहा है, डेफिसिट में चल रहा है। ये अपने को यहाँ पे समझ में आता है ना, क्योंकि इंडिया में बिजनेस ज्यादा है बट इंडिया के बाहर से अपन बहुत सी चीजें इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत ही कम करते हैं, इस वजह से अपना क्या चल रहा है, डेफिसिट चल रहा है। राइट, क्वेश्चन नंबर 26, अगर समझो सेंट्रल बैंक ने एक ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट किया है फॉर द परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इससे मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट होगा। देखो रिसेंटली अप्रैल मंथ के अंदर ही आरबीआई ने जो है वो 80,000 करोड़ का है ना ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेस किया है। सर इससे क्या होता है, ओपन मार्केट परचेस की वजह से आरबीआई क्या करती है, अपने पास का जो पैसा है वो लोगों को देती है और उनसे जो भी सिक्योरिटीज उनके पास है वो खरीद लेती है। इससे क्या होगा, इससे सिंपली क्या होगा सर, आपका जो मनी सप्लाई है वो बढ़ने वाला है। मनी सप्लाई क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कहाँ पता चलेगा सर, पेज नंबर 8.33 के ऊपर जाओ, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 के अंदर, तो आपको ये जवाब मिल जाएगा, है ना। यस, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ओपन मार्केट परचेस बाय द सेंट्रल बैंक विल रिड्यूस द रिजर्व्स एंड देयरबाय रिड्यूसेस द मॉनेटरी सप्लाई। अभी ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है, ये स्पेसिफिकली लाइन ही इन्होंने यहाँ पे गलत दी है कि ओपन मार्केट परचेस करने की वजह से मनी सप्लाई कम नहीं होता है, उल्टा मनी सप्लाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। राइट, ये पॉइंट यहाँ पे याद रखो। ओके, ये एक हाईलाइटेड पार्ट है, मैं बोल रहा हूँ अगेन, यहाँ पे गलत कर सकते हो, मॉड्यूल के अंदर ये दिया हुआ लाइन बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। सही आंसर यहाँ पे आपका इंक्रीज है, यही आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन M2। अभी M2 क्या है सर, देखो नेशनल इनकम के अंदर अपन M1 सॉरी, जब भी अपन है ना मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं ना, मनी डिमांड मनी सप्लाई की बातें करते हैं, तब अपन M1 M2 M3 M4 ऐसे कुछ कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये कहाँ पे आएगा सर, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 के अंदर अपने को ये सारे फॉर्मूलाज दिए हैं। तो सर M2 और M1 इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये अपने को यहाँ पे इनको पूछना है ना। 8.27 पेज नंबर पे आ जाते हैं, वहां पे आपको इसका आंसर मिलने वाला है। राइट, चलो आ जाओ, देखो M1 M2 M3 M4, M1 के अंदर क्या क्या आएगा सर, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। M2 के अंदर क्या है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, यानी कि डिफरेंस क्या है सर M1 और M2 के अंदर, तो वो है आपका सेविंग डिपॉजिट का डिफरेंस। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, सेविंग डिपॉजिट्स, ये आपका क्या है सर, डिफरेंस है M2 में। और क्या इंक्लूड किया जाएगा, सेविंग डिपॉजिट्स इंक्लूड किए जाएंगे। विच व्हाट इज द पर्पस ऑफ वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस VER, अगेन चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, 9.26 पेज नंबर पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि VER का मतलब क्या होता है, वॉलेंटरी रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो ये सर आपके होते हैं क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, अपन जिसको वॉलेंटरी रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखो VER इज अ टाइप ऑफ informal quota administered by exporting country voluntarily restricting the quantity of goods that can be exported out of that country, यानी कि अपन खुद से क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री के बाहर जाने वाले एक्सपोर्ट्स को अपन लिमिट लगा रहे हैं, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन अपन जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो सही आंसर क्या है सर, टू लिमिट द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, ये आपका यहाँ पे सही आंसर बनता है। देखो क्वेश्चन नंबर 29 है ना, ये क्वेश्चन ना थोड़ा ट्रिकी है और ये थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, थोड़ा गलत जो है वो यहाँ पे इंटरप्रेट किया गया है ऐसा बच्चों को लगता है, बट ये सही है फ्रॉम द आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आईसीआई ने मॉड्यूल में ये चीज मेंशन करी है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन द बजट। तो अगर आप इसका गूगल करते हो ना तो आपको दो आंसर मिलते हैं, फिर नॉर्मल भी अगर जनरल प्रूडेंस की बात करें तो दो आंसर निकलता है, एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, दूसरा होता है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। बट गवर्नमेंट ने और यहाँ पे जो है वो आईसीआई ने आपके अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को करेक्ट किया है। सर कहाँ बोला है, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 में जाओ, 7.09 पेज नंबर पे आता है, वहां पे आपको ये चीज इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करके दी है कि आपका यहाँ पे क्या होता है। देखो गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन फंक्शन, इकोनॉमी डज नॉट ऑटोमेटिकली जनरेट फुल employment and price stability, therefore government should pursue deliberate stabilization policies, right। इसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि भाई गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, स्टेबलाइजेशन पॉलिसी लानी चाहिए, है ना, ये इनका पॉइंट है। और स्टेबलाइजेशन के अंदर क्या क्या कंसर्न है, कैसे कैसे होता है, वो सभी चीजें अपन यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन इंटरवेंशन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी करता है ना। मॉनेटरी पॉलिसीज नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 में अपन डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे अपन फिजिकल पॉलिसी चैप्टर नंबर 7 में जो है डिस्कस करते हैं। यस, ये पॉइंट अपने को यहाँ पे दिया है। ओके, सो चैप्टर नंबर इसके हिसाब से यहाँ पे इन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करी है, इसलिए ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ये क्या है, ये सर आपका एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजर है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है, ऐसा इनका मानना है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ये आंसर नहीं मानते, ठीक है। तो अपने को ये याद रखना है और यही लिख के आना है अगर ये एग्जाम में आ जाए तो। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग
पॉलिसी मेजर्स इज टिपिकली यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू मैनेज द बिजनेस साइकिल, राइट। सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, आरबीआई का काम क्या है सर, आरबीआई का काम है मॉनेटरी पॉलिसीज को ध्यान में रखना, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। 30 क्वेश्चंस अपने यहाँ पे हो चुके हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सभी जो रेफरेंस के साथ में चीजें समझा रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में जा रही है तो जल्दी से कमेंट करो कि वी वांट मॉडल टेस्ट पेपर्स 2, है ना। और भी आगने वाले जो टोटल 10 मॉडल टेस्ट पेपर आईसीआई ने दिए और हर एक वीडियो मैं अपलोड करना चाहता हूँ, बट वो तभी होगा जब आप इस वीडियो के ऊपर कम से कम 10 कमेंट मुझे कर दोगे कि वी वांट मॉडल टेस्ट पेपर्स, राइट। तभी अपन नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर लॉन्च करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स किसने समझाया है, चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 1.7। सेम क्वेश्चन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि टेस्ट योर नॉलेज के भी क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा। पेज नंबर 1.7 पे अगर आप आते हो तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कि किसने आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स समझाया है। तो अगेन जॉयल डीन, इन्होंने आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स समझाया है ना। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसी एमटीबी के अंदर यही क्वेश्चन पूछा था, यही आंसर था जॉल डीन का, है ना। वहां यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन पूछा है, सेम आंसर आपको यहाँ पे लिख के आना है, राइट। नेक्स्ट, द चॉइस बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, अगेन सर कौन सा टेक्निक लगाना है, चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 के अंदर बात करते हैं। चार चीजें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड, क्या बात है भाई, उसके हिसाब से। तो लेबर और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कौन सा टेक्निक यूज करना है ये डिपेंड करता है कि अपने को क्या बनाना है उसके हिसाब से। तो हाउ टू प्रोड्यूस है ना, क्या हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे अपने को प्रोडक्शन करना है, उसके हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं कि अपने को लेबर इंटेंसिव जाना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज करना है। कहाँ बोला है सर, पेज नंबर 1.17 के ऊपर आपको ये आंसर मिलने वाला है ना। हाउ टू प्रोड्यूस, ओके। अल्टरनेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, जो कि आपके दो डिसाइड करने आपको, वेदर टू यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यस, पेज नंबर 1.17 पे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ डिसएडवांटेज ऑफ अलोकेटिंग रिसोर्सेज यूजिंग द मार्केट सिस्टम, चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 का सवाल है। पेज नंबर 1.22 के ऊपर आपको इसका क्या मिलने वाला है सर, आंसर मिलने वाला है, राइट। देखो ओके क्या बोल रहा है ये कि आप जो है वो किस तरीके से, है ना, किस तरीके से मार्केट सिस्टम का एक डिसएडवांटेज क्या है ऑफ अलोकेटिंग द रिसोर्सेज। तो डिसएडवांटेज है ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी, द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ द सिस्टम। तो इनकम इनइक्वालिटी यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल है। सो इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इनकम इनइक्वालिटी क्या है सर, हमारे लिए एक डिसएडवांटेज हो जाता है, राइट, मार्केट सिस्टम के हिसाब से अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करने का। यस, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, अगेन चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 से सवाल किया गया है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स क्या है। अगेन पेज नंबर 1.25 पे जाते हो तो आपको ये भी मिल जाएगा कि फीचर्स क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी का एम क्या है, ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स क्या है, देखो को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ये सबसे पहला फीचर है। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कंबाइंड सेक्टर क्या है, मेरिट्स क्या है, हर एक चीज अपने को यहाँ पे दी रखी है, बस इसको पढ़ना है और आपका यहाँ पे आंसर निकलता है कि फीचर्स क्या है सर, प्लान्ड इकोनॉमी होता है क्या, ड्यूअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग एग्जिस्ट करता है क्या, बैलेंस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट से ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर इज योर ऑल ऑफ दी अबव होता है, राइट। ये आंसर कहाँ बोला है सर, देखो मिक्स्ड इकोनॉमी द एम इज टू डेवलप अ सिस्टम व्हिच इंक्लूड्स द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ कंट्रोल्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। मतलब सर आपका कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों भी इकोनॉमी का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। तो जो भी अच्छा है, प्लान्ड है, ड्यूअल प्राइसिंग है, बैलेंस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट है, सब चीजें क्या है उसमें इंक्लूडेड होती है। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 से आपको ये बात करता है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू यानी कि ऑल ओवर लेवल पे अपना क्या इशू नहीं है ना। तो क्या इशू नहीं है सर, हाउ टू टैक्स चेंजेस इन्फ्लुएंस, हाउ डू टैक्स इन्फ्लुएंस चेंजेस कंज्यूमर्स बाइंग चॉइसेस, है ना। टैक्स चेंजेस होने से क्या बाइंग चॉइसेस चेंज हो जाती है क्या, ये अपना एक सेंट्रल इशू नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से, ये क्या है सर, पर्सनल इशू माना गया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। वेरी लॉन्ग रन जो है वो फोकस करता है ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी के ऊपर, या वेरी लॉन्ग रन जो है वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज अज्यूम्ड टू बी गिवन, या वेरी लॉन्ग रन के अंदर शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइन हाउ मच इज आउटपुट इज प्रोड्यूस, और फ्लक्चुएशंस इन रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट्स आर इंपॉर्टेंट लॉन्ग रन इश्यूज। सो कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट इज ऑफ योर डी, कि फ्लक्चुएशंस जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर आ रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आ रहे हैं ये अपने लॉन्ग रन के इश्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। नेक्स्ट, इन द वेरी लॉन्ग रन एडी और एएस, एडी मतलब क्या सर, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल के अंदर एग्रीगेट डिमांड कर्व अगर शिफ्ट हो जाता है टू द लेफ्ट तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि प्राइसेस जो है वो डिक्रीज हो रही है
और आउटपुट जो है वो क्या है, बिल्कुल भी कांस्टेंट है। आउटपुट में चेंज आया क्या, नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आ रहा है, आपके प्राइसेस में चेंज आ रहा है, प्राइसेस कम होती जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इंप्लाइज डी डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 यानी कि आपका जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वाला चैप्टर है वहां से ये सवाल पूछा गया है। पेज नंबर 3.26 पे आपको इसका आंसर मिलेगा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स आपको क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। राइट, पेज नंबर 3.26 पे आ जाते हैं, आपको वहां पे ये चीज समझ में आएगी। देखो, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स आपको क्या बताता है, टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट अंटिल इट रीचेस द मैक्सिमम, है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपको बता रहा है कि आउटपुट जो है बढ़ते जा रहा है जब तक वो मैक्सिमम नहीं चला जाता तब तक। सो आउटपुट कैन नॉट डिक्रीज एज लॉन्ग एज लेबर इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर कैपिटल, नहीं। आउटपुट डिक्रीजेस इफ आइदर लेबर और कैपिटल इज डिक्रीज, नहीं। आउटपुट इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट एज द अमाउंट ऑफ लेबर इज इंक्रीज एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन्स द फिक्स्ड। यस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल भी आपका क्या है, सही हो गया है ना। ये बिल्कुल भी सही बात कर रहा है, बाकी दोनों तीनों ऑप्शंस गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रीज विद हायर सेविंग रेट्स may have higher equilibrium growth rates since, क्या बोल रहा है, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 3.9 पेज नंबर पे आपको इसका आंसर मिलेगा कि अगर समझो किसी भी कंट्री के अंदर सेविंग रेट ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या, उसका इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट भी ज्यादा होता है क्या, ये सवाल आपको यहाँ पे पूछा है ना। पेज नंबर 163 पे देखो। ओके, कैपिटल फॉर्मेशन क्या बोल रहा है ना, कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीन है, टूल्स है, फैक्ट्रीज है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं। ये देखो, हायर द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन विल एनहांस द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इंक्रीजेस द इफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शंस। ये सारी बातें यहाँ पे इन्होंने की है। और स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहला है आपका सेविंग फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है ना। सेविंग होगी तो ही आपका कैपिटल फॉर्मेशन होगा, है ना। जितना ज्यादा सेविंग उतना ज्यादा क्या होता है, आपके पास बिजनेस बनता है। ओके, यस, सो हायर द सेविंग रेट्स हायर विल बी द इक्विलिब्रियम ग्रोथ, यहाँ पे अपने को बोलना है। हायर द सेविंग रेट अलाउज फॉर मोर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल विच अल्टीमेटली एनहांसेस द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, अज्यूम यू बिल्ट अ न्यू हाउस, बॉट अ यूज्ड कार एंड बॉट सम गवर्नमेंट बॉन्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब आपने घर खरीद लिया, आपने गाड़ी खरीद लिया, आपने कुछ बॉन्ड्स भी खरीद लिया, इसका मतलब क्या है, कंजम्पशन और गवर्नमेंट परचेसेस वेंट अप सिंस यू बॉट अ यूज्ड कार एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, नहीं, है ना। गवर्नमेंट के परचेसेस या कंजम्पशन बढ़ रहा है या नहीं। देखो, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना या कुछ बॉन्ड्स खरीदना, ये सब क्या है सर, ये सब आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, ये सब आपके लिए क्या है, असेट्स है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी और डी क्या बोलता है, देखते हैं। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट वेंट अप सिंस यू बॉट यूज्ड कार एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, नहीं। इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट परचेसेस वेंट अप सिंस यू बिल्ड अ न्यू हाउस एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, नहीं। इन्वेस्टमेंट वेंट अप सिंस यू बिल्ड अ न्यू हाउस, यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये सब आपका इन्वेस्टमेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं दोस्तों। 40% ऑफ द पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। आई थिंक विद इन द 40 मिनट्स अपन ने सॉल्व कर लिया है। यस, 36 मिनट्स हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि अपन ने पूरा सॉल्व कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, देखो। क्वेश्चन नंबर 41, a central bank that wants to stabilize the economy in the short run should try to, अगर समझो सेंट्रल बैंक को, आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू अगर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है तो इनको क्या करना चाहिए, ऐसा सवाल है। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 जो आपका मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर है, वहां से सवाल आता है। पेज नंबर 8.48 पे इसका आपको आंसर मिलने वाला है। पेज नंबर 8.48 पे आ जाता है। ओके, वहां पे आपको इसका आंसर दिखाई देगा। बात करते हैं उस आंसर की, राइट। पेज नंबर 8.48, ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, हाँ, सेंट्रल बैंक आरबीआई क्या करेगा स्टेबलाइजेशन के लिए, 8.48 है ना। यस, हाँ, अगर आपको 8.48 क्या बोलता है कि अगर समझो आपको स्टेबलाइजेशन लाने का है शॉर्ट रन के अंदर इकोनॉमी के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करने चाहिए, तभी आपका इकोनॉमी क्या हो सकता है, स्टेबलाइज हो सकता है। वरना हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। शॉर्ट रन के अंदर आरबीआई बाय एंड सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, जिससे आपका काम हो जाएगा। देखो, यही पॉइंट हमें बोला है, इट अफेक्ट द डिमांड थ्रू द ओपन मार्केट ऑपरेशंस और इट अफेक्ट द सप्लाई थ्रू द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो इनको क्या करना पड़ेगा सर, डिमांड के ऊपर अफेक्ट करना पड़ेगा, तो आपका जो स्टेबलाइजेशन फंक्शन है वो काम हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इन्फ्लेशन कब होता है सर। इन्फ्लेशन तभी होता है जब एवरेज प्राइसेस ऑफ द मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चीजों के भाव बढ़ना, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन है, सिंपल, है ना। द क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाइड विल डिक्रीज इफ, क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा कब, चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल ट्रेड से सवाल है। इंपोर्ट्स इनटू यूनाइटेड स्टेट्स इंक्रीजेस, अगर अपने इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, है ना, तो इससे अपने डॉलर का सप्लाई कम होगा क्या, नहीं यार, डॉलर का सप्लाई तो अपने को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। द एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट फॉल्स, अगर अपने को लगता है कि फ्यूचर में जाके एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, तो इसके लिए अपन आज जो है वो ज्यादा सप्लाई
सप्लाई अपना कम कर देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। द इंटरेस्ट रेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉल्स, अगर इंटरेस्ट रेट वहां पे फॉल हो गया तो इससे अपने क्या फर्क पड़ेगा? इससे सर यहाँ पे अगेन जो है वो आपके प्राइसेस कम ज्यादा हो गए। फ्यूअर यूएस रेसिडेंट्स ट्रैवल अब्रोड, अभी बहुत कम यूएस रेसिडेंट्स अगर जो है वो घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं तो इससे क्या होगा? इससे सर डॉलर का सप्लाई बिल्कुल भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर समझो यूएस लोग इंडिया के अंदर आएंगे नहीं ट्रैवलिंग करने को, तो इंडिया में क्या यूएस डॉलर आने वाला है क्या? नहीं आने वाला। तो ये जो है ये एक रीजन बन सकता है, क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाई जो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कब? जब बहुत ही कम यूएस रेसिडेंट्स इंडिया में घूमने के लिए आ रहे हैं तब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2 से अगेन, कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस रेफर्स टू लिमिट सेट बाय कंट्रीज टू कर्ब। कर्ब मतलब क्या? कट करना है। क्या कट करना है सर? अपने को क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स दोनों को भी अपने को क्या करना है? लिमिट में लाना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 45, द एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द चेंज इन एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, अपन किस चीज को कैलकुलेट करने को यूज करते हैं? चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 से ये आपका सवाल बनता है। ओके, पेज नंबर 6.66 के ऊपर आपको इसका क्या मिलने वाला है? आंसर मिलने वाला है, राइट। कि कोई भी गवर्नमेंट के पास में या एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर चीज क्या होती है? देखो, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर वगैरह अपन जिसको बोलते हैं, इससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग अपनी क्या करती है? चेंज करती है ना। ये पॉइंट अपने को यहाँ पे समझना है। देखो, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द चेंज इन स्पेंडिंग कॉज्ड बाय द चेंज इन इनकम, और इक्विलिब्रियम इनकम कॉज्ड बाय द चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग, और इंटेंडेड स्पेंडिंग कॉज्ड बाय द चेंज इन कंजम्पशन, और डिस्पोजल इनकम कॉज्ड बाय द चेंज इन सेविंग। तो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर आपको ये बताता है कि गवर्नमेंट के स्पेंडिंग की वजह से कितना चेंज आपके इनकम में आया है, राइट। ये एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर आपको बताता है कि गवर्नमेंट के स्पेंडिंग की वजह से इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है, जो इनकम है, उस पर क्या असर पड़ा है। सो इक्विलिब्रियम इनकम कॉस्ट बाय चेंज इन द ऑटोनोमस स्पेंडिंग। ऑटोनोमस मतलब क्या? गवर्नमेंट खुद से खर्चा कर रही है, उसके वजह से आपके इनकम में कितना फर्क पड़ता है इकोनॉमी के अंदर, उसको अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ मर्केंटालिज्म प्रोपोगेट्स। मर्केंटालिज्म प्रोपोगेट्स मतलब अपन ने 4 थ्योरीज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 यूनिट 1 के अंदर। तो सबसे पहला थ्योरी जो था वो मर्केंटालिस्ट था, मर्केंटालिस्ट थ्योरी जिसको बोला जाता है। पेज नंबर 9.4 के ऊपर आपको ये दिखाई देगा, है ना। पेज नंबर 9.4 पे चलते हैं, वहां पे आपको मर्केंटालिज्म थ्योरी, है ना। देखो, मर्केंटालिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपको क्या बोलता है? ये इनका बोलना है कि कांस्टेंट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट। इनका बोलना क्या था कि किसी भी कंट्री से एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, है ना। तो इनका बोलना क्या है? इट एनकरेज द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, और इट एनकरेज एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेज इंपोर्ट्स, डिस्करेज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, एंड डिस्करेज एक्सपोर्ट्स एंड एनकरेज इंपोर्ट्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनका बोलना है कि भाई एक्सपोर्ट ज्यादा करो और इंपोर्ट्स को क्या करो? कम करो। तो ऑप्शन नंबर बी बोलता है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ और इंपोर्ट्स को क्या कर दो? कम कर दो। ये आपका मर्केंटाइलिस्ट व्यू है जो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में यहाँ पे अपने को दिया है पेज नंबर 9.4 के ऊपर। यस। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी एज पर द एक्सपेंडिचर अप्रोच इज करेक्ट? पेज नंबर 6.20 ऑफ चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि जीडीपी अगर आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेंडिचर के हिसाब से, तो जीडीपी का फॉर्मूला बनता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। यानी कि अपन ने कितना किया, सरकार ने कितना कितना किया, अपन ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, और कितना अपना नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट्स बन रहा है, राइट। इससे आपको क्या पता चल जाएगा? इससे आपको आपका जो जीडीपी है एक्सपेंडिचर मेथड से वो क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। दैट इज जीडीपी एमपी सी प्लस जीडीएफसी प्लस एनएक्स, ये होता है आपका जीडीपी एमपी फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच component of national income represents the income earned by individuals and businesses before taxes and other deductions, है ना। before taxes और other deductions के पहले ऐसा कौन सा नेशनल इनकम का कंपोनेंट है जो अपने को इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी इंडिविजुअल का? तो वो है आपका पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम माने सर एक पर्सन ने कितना पैसा कमाया, है नहीं। पर्सनल इनकम मतलब लोगों ने, पब्लिक ने, इंडिविजुअल्स ने कितना पैसा कमाया, वो पर्सनल इनकम से आपको समझता है। पेज नंबर 6.11 चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 से आपको अगेन यहाँ पे सवाल पूछा गया है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन पेज नंबर के रेफरेंस के साथ अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पर्सनल इनकम क्या होता है। पर्सनल इनकम इंक्लूड्स रिटेन्ड अर्निंग्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना। जो भी एक इंडिविजुअल ने पैसा कमाया है वो सब आपके पर्सनल इनकम का पार्ट बन जाता है, राइट। यस, पर्सनल इनकम। चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? देखो, इन मॉडर्न फिएट मनी सिस्टम द वैल्यू ऑफ मनी इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन। वैल्यू ऑफ मनी किस पे बेस्ड होता है सर? वो बेस्ड होता है आपके गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर। और ओके, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी और पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर होता है ये बेस्ड। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 8.3 के ऊपर अगेन आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन पेज नंबर के रेफरेंस के साथ आपके लिए बस, है ना। फिएट मनी इज मटेरियल वर्थलेट बट उसका वैल्यू जो है वो नेशनल कलेक्टिवली एग्रीज टू डिस्क्राइब द वैल्यू टू इट, मतलब सब लोगों ने मिलके उसको एक वैल्यू दिया है तभी उसको वैल्यू आया है ना। किसी ने डिसाइड किया मुझे लगता है मैं दे दूं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट अथॉरिटी और पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर जो है उसका वैल्यू डिसाइड हुआ
है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट ओज टू द एक्सटर्नल क्रेडिटर्स एंड डोमेस्टिक लेंडर्स, मतलब गवर्नमेंट दूसरे लोगों को जो पैसा देना है वो रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा चीज है। ये आपका आंसर कहाँ मिलेगा सर? चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन पूछा गया है। 7.82 और 7.78 पेज नंबर पे आपको इसका क्या मिलेगा? रेफरेंस मिलने वाला है। दैट इज नेशनल डेट, इसको बोला जाता है कि ऐसा कौन सा चीज है जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो गवर्नमेंट ओ करता है, ओ करता है यानी कि गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है एक्सटर्नल क्रेडिटर से या डोमेस्टिक लेंडर से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? नेशनल डेट। पूरे इंडिया का इकोनॉमी का डेट है ये। ओके, यस, गवर्नमेंट के पास कितना डेट है वो। अगेन 50 क्वेश्चन, यानी कि पूरा आधा पेपर अपना यहाँ पे हो चुका है, बस और 50 क्वेश्चन अपने को देना है। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो और भी ऐसे वीडियो में बने रहिए, चाहिए तो वीडियो को थोड़ा स्पीड में देखिए, तब भी आपको चीजें जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगी। राइट, क्वेश्चन नंबर 51 अगेन सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 के जैसा। इस पूरे पेपर में 3 क्वेश्चन आईसीआई ने यहाँ पे रिपीट किए, तो ये है पहला दूसरा क्वेश्चन जो इन्होंने यहाँ पे रिपीट किया, और पहला था वो जॉयल डीन वाला था, है ना। क्वेश्चन नंबर 52, Which of the following is more sensitive to the short term changes in economic conditions? देखो शॉर्ट टर्म के अंदर कौन सी ज्यादा चीजें बदलती है, तो वो होता है आपका एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, है ना सर। कहाँ बोला है? चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 5, एफडीआई एंड एफपीआई का डिफरेंस बिटवीन दिया है 9.73 पेज नंबर के ऊपर। वहां पे आपको ये चीज जो है वो समझ में आने वाली है ना। 620, देखो आ जाओ, डिस्टिंग्विश बिटवीन के अंदर आता है एफडीआई एंड एफपीआई के ऊपर, तो आपको समझ में आएगा कि एफपीआई जो है क्या होता है? शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट की बात करता है, और यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए क्या रखते हो? आपका इन्वेस्टमेंट रखते हो। लॉन्ग टर्म में कभी भी रखते हो क्या? नहीं। बट एफडीआई क्या होता है? एफडीआई आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। राइट, तो इसके लिए क्या बोला कि आपका जो शॉर्ट टर्म नेचर का अगर कुछ है तो वो कौन है? आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, जहां पे बहुत ज्यादा ऑफनली क्या होता है सर? आपकी कैपिटल में शिफ्ट आपको दिखाई देता है। कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है? तो एफपीआई ज्यादा सेंसिटिव होता है। यस, क्वेश्चन नंबर 52 9.73 पेज नंबर पे आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज? सर गवर्नमेंट रेगुलेशंस और पॉलिसीज की वजह से कौन ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है? अगेन चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है। 9.72 पेज नंबर के ऊपर आपको दिखाई देगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से ज्यादा इन्फ्लुएंस होने वाला अगर कोई है तो वो है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के थ्रू यहाँ पे अपन काम करते हैं, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके हिसाब से ये अपना बिजनेस क्या करता है? डिसाइड करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। तो एफडीआई यहाँ पे आपका आंसर बनता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट सर, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर, अपन जिसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, इकोनॉमिक केनीशियन अप्रोच के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया है फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 के अंदर। तो पेज नंबर 6.51 पे अगर आपको जाते हो तो आपको इसका आंसर मिलता है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या बोलता है? द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑन इन्वेस्टमेंट और द मैग्निफिकेशन ऑफ इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग थ्रू आउट द इकोनॉमी और द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग और रोल ऑफ एक्सपोर्ट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। आते हैं पेज नंबर 6.51 के ऊपर और देखते हैं क्या आंसर आपको यहाँ पे मिलता है। यस, आ जाओ। ओके, ये आपका मनी मल्टीप्लायर वाला अप्रोच है ना 6.51 के ऊपर, और ये आपको क्या बोलता है? देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है k इज इक्वल्स टू वाई चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन आई, यानी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है? आपकी इनकम में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन योर इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से आपका इनकम में कितना चेंज आया वो आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट बताता है। सो द मैग्निफिकेशन ऑफ इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग, स्पेंडिंग मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट, खर्चा, जिसकी वजह से आपके इकोनॉमी में क्या चेंजेस आने वाले हैं वो आपको समझ में आता है विद द मल्टीप्लायर इफेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, सर व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप, जो केनीशियन थ्योरी में बताया है चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 8.11 के ऊपर आपको ये आंसर मिलता है ना, जहां पे आपको जो लिक्विडिटी ट्रैप है उसके बारे में समझाया गया है। ओके, यस, लिक्विडिटी ट्रैप वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या बोला है। ओके, लिक्विडिटी ट्रैप एट द शॉर्ट टर्म 0% रेट, है ना, व्हेन इंटरेस्ट रेट इज 0 पब्लिक वुड नॉट वांट टू होल्ड एनी बॉन्ड। अभी देखो क्या बोलता है लिक्विडिटी ट्रैप कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है ना तो लोग क्या करते हैं? लोग अपना पैसा बॉन्ड में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि लोगों को वहां पे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। लोगों को लग रहा है इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है तो यहाँ पे रखने में फायदा है क्या? नहीं है। तो लोग अपने पास ज्यादा पैसा क्या करते हैं? संभाल के रखते हैं जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो इससे आपका जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लोग अपने पास में ज्यादा पैसा क्या करते हैं? सेव करते हैं, खुद के पास में कैश में रखना पसंद करते हैं लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर, है ना। सो लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन वेयर इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई। नहीं, लिक्विडिटी ट्रैप ऐसा सिचुएशन है जहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत ही क्या होंगे? कम होंगे, और सेविंग्स क्या होंगे? बिल्कुल भी
होल्डेड होंगे, लोग सेविंग नहीं करेंगे, लोग अपने पास में पैसा संभाल के रखना पसंद करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, which international organization is responsible for facilitating trade negotiations and resolving trade disputes between the member countries? सर तो इसका आंसर सिंपल है, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 3 इंटरनेशनल ट्रेड आपको बात करता है अबाउट द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दो कंट्रीज के बीच में है ना निगोशिएशंस करवाता है, ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाने का काम करता है। पेज नंबर 9.37 पे आपको इसका आंसर मिलने वाला है ना, पेज नंबर 9.37 पे आते हैं, मैं आपको वहां पे इसका आंसर दिखाता हूँ। देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO इज टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली, फ्रीली, फेयरली एंड प्रिडिक्टेबली, है ना। 6 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है जिसके अंदर इन्होंने ये सारी बातें अपने लिए बोली है। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 57, द लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन, कंज्यूमर सरप्लस का जो लॉ है किस पे बेस्ड है? तो सर ये जो लॉ है टोटली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ DMU, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस का जो फॉर्मूला बनता है वही क्या बनता है, MU माइनस प्राइस, की आपको कितना यूटिलिटी मिला माइनस आपने उसके लिए कितना प्राइस पे किया, ये आपका क्या है, कंज्यूमर सरप्लस होता है। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 से सवाल है, पेज नंबर 2.55 के ऊपर आपको ये कॉन्सेप्ट मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल भी क्या है, सही जवाब है। राइट, क्वेश्चन नंबर 58, द इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज, कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्यों बेस्ड होता है? चैप्टर नंबर 10 के अंदर अपन ने 3 सेक्टर पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो वहां से सवाल पूछा गया है कि क्या है रीजंस। देखो क्या क्या बोला है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो फूड प्रोवाइड करेगा, दूसरे प्रोडक्ट्स देगा फॉर द कंजम्पशन पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। यस, इंडस्ट्रियल सेक्टर का रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी। यस, एग्रो बेस्ड यानी कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड जितने भी इंडस्ट्रीज है उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का भी काम कौन करेगा, यही करेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। यस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए भी मार्केट प्रोवाइड करने का काम किसका है, एग्रीकल्चर सेक्टर का ही होता है। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे आपका बिल्कुल भी क्या है, सही जवाब बन जाता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 59, अगेन आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 3 से आपको ये सवाल पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है, अगर समझो प्राइस ऑफ एप्पल जो है वो 30 रुपए से हो जाती है 40 रुपए पर किलो, और सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाता है 240 किलो से लेके 300 किलो, तो आपको बताना है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना है। अपन ने एक पॉइंट समझा, देखो कभी भी अगर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले अपन ना आर्क इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और अगर आर्क से आंसर नहीं निकलता है तब जाके अपन परसेंटेज मेथड या रेशियो मेथड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहले आर्क का फॉर्मूला लिखेंगे आर्क इलास्टिसिटी के हिसाब से, है ना। आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है आपका, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय P2 माइनस Q2 माइनस Q1 लिख देते हैं डायरेक्टली, इसको प्लस कर देंगे फिर भाई, ठीक है। क्या हो गया, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 डिवाइड बाय P2 माइनस P1, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, इसमें अभी सारा डेटा रखेंगे अपन, है ना। देखो Q2 मतलब नया क्वांटिटी, नया क्वांटिटी क्या है आपका 300 माइनस 240। ओके ओके, नेक्स्ट अगेन 300 प्लस 240, है ना, इंटू P2 क्या है, प्राइस ऑफ न्यू प्राइस क्या है आपका, न्यू प्राइस है आपका 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय, ओके अगेन आपका 40 माइनस 30 यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया, 300 माइनस 240 करेंगे तो आपको आएगा 60 डिवाइडेड बाय 540 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 10 राइट। ओके, तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 6 के टेबल में 6 9 ज़ा 54, यानी कि 7/9 आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। 7/9 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर आना चाहिए 7/9, 7 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 7.77 आपका यहाँ पे आंसर बनता है। तो अभी देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, बिल्कुल भी पॉजिटिव है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो 0.77 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आर्क इलास्टिसिटी से आंसर आ गया तो वही फाइनल है, कोई और यूज करना नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 60, द प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द कॉस्ट लाइन इज, अगेन चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1, कोई भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जब उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो क्या होगा, वो टैंजेंट होगा टू द आइसोकॉन्ट, है ना। आइसोकॉन्ट के बारे में अपन ने समझा है ना, ऐसा कर्व जो अपने को एक प्राइस के अंदर यानी कि बजट लाइन पे भी आ जाए और आपके इंडिफरेंस कर्व के ऊपर भी आ जाए, ऐसा अपने को पॉइंट यहाँ पे पकड़ना है। तो आइसोकॉन्ट की अपन यहाँ पे बात करते हैं, तो टेंजेंट टू द आइसोकॉन्ट अगर है तो उसको अपन इक्विलिब्रियम मानते हैं। पेज नंबर 3.32 के ऊपर आपको ये आंसर समझता है। पेज नंबर 3.32 पे अगर अपन आते हैं तो ये देखो, ये है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम।
जहाँ पे है ना ये आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो भी आ गया और आपका जो बजट लाइन है वो भी आ गया। ओके, तो ये हो गया आपका इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से, दैट इज प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। ओके, यस, चलो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, टेंजेंसी ऑफ द पॉइंट, टेंजेंसी पॉइंट ऑफ द गिवन आइसोकॉन्ट एंड द आइसोकॉस्ट लाइन। आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट है ना, ये आपके दोनों लाइंस, बजट लाइन, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने, बजट एंड कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व तो यूटिलिटी में आएगा। यहाँ पे जो है वो आपका आइसोकॉन्ट एंड आइसोकॉस्ट लाइन जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ पे बनता है, टेंजेंसी यहाँ पे जो आ रही है ना, इसको बन क्या बोलते हैं, इसको बन बोलते हैं प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे अपना खत्म हो चुका है। 60 क्वेश्चंस अपन ने देख लिए, सिर्फ 40 क्वेश्चंस और अपने बचे हैं, फटाफट अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको क्या कमेंट करना है, मैंने बार बार बताया, वी वांट मॉडल टेस्ट पेपर्स, ये आपको कमेंट करना है, राइट। और कैसा लग रहा है यार, बिल्कुल कमेंट करो, क्योंकि आपके कमेंट्स आपको, हमको जो है वो अप्रिशिएट करता है ना, और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और मैं तो ये भी बात बोलूंगा भाई, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, कुछ भी करो, बस इग्नोर मत करो, ठीक है। जो करना है करो, लाइक करो डिसलाइक करो, बस इग्नोर मत करो, ठीक है। इग्नोर मुझे नहीं पसंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं, देखो क्या बोला है। अ मोनोपोलिस्ट इज एबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स व्हेन, कोई भी मोनोपोलिस्ट अपने मैक्सिमाइज प्रॉफिट कब करेगा। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 से सवाल है, दैट इज पेज नंबर 4.14 पे इसका आंसर आपको मिलने वाला है कि कोई भी मोनोपोलिस्ट अपना प्रॉफिट तब मैक्सिमाइज करता है जब उसका एमसी इज इक्वल्स टू एमआर हो जाता है, तब, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू अगर मार्जिनल रेवेन्यू है, तभी क्या होगा, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होने वाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, एग्रीकल्चरल गुड्स मार्केट डिपिक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोज टू, कोई भी एग्रीकल्चरल गुड्स का जो मार्केट है वो किस चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखा रहा है, यानी कि कौन से टाइप का मार्केट आपको रिप्रेजेंट करता है। परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 4.28 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। अगेन ये जो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 में भी पूछा गया है। ओके, कहाँ पे सर, पेज नंबर 4.46 पे, 4.76 पे आपके मॉड्यूल के अंदर ये सेम सवाल आपको वहां पे भी पूछा गया है, राइट। अभी आ जाते हैं आपके पेज नंबर 4.28 के ऊपर, जहां पे आपको इसका आंसर मिलने वाला है। यस, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल है आपका वेजिटेबल मार्केट, यानी कि आपका हो गया एग्रीकल्चरल मार्केट, है ना। तो यस, वेजिटेबल मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट एक ही है, तो परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल क्या है सर, एग्रीकल्चरल गुड्स। ओके, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या है, ये पेज नंबर 3.11 पे बताए, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 के अंदर 3.11 के ऊपर आपको एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस के बारे में पता चलता है, दैट इज इनिशिएटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज, है ना, रिस्क बियरिंग एंड इनोवेशन, ये तीन फंक्शंस एक एंटरप्रेन्योर के होते हैं। देखो आंसर क्या बोला है, इनिशिएटिंग अ बिजनेस, रिस्क बियरिंग, इनोवेटिंग, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव का बिल्कुल भी सही जवाब है ना। क्वेश्चन नंबर 64, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द एवरेज कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट फंक्शन के हिसाब से कौन सा इक्वेशन बिल्कुल भी सही बनता है। तो एक फॉर्मूला सिंपली मैं आपको बताऊं तो ये होता है, दैट इज एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अभी आप इसको इधर उधर घुमाओ और सही कर दो, बस बाकी बिल्कुल भी सही है ना। एटीसी इज इक्वल्स टू एफसी होता है क्या, नहीं होता। ए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज टोटल कॉस्ट, नहीं। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज टोटल प्लस एवरेज वेरिएबल, नहीं। अगेन एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज टोटल माइनस एवरेज वेरिएबल बोल सकते क्या, यस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल भी सही जवाब है ना। नेक्स्ट, फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म, अभी सर प्राइस टेकिंग फर्म किसे बोलेंगे, परफेक्ट कंपटीशन को अपन प्राइस टेकिंग फर्म बोलते हैं, परफेक्ट मार्केट को अपन प्राइस टेकिंग मार्केट बोलते हैं। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 से ये सवाल है, पेज नंबर 4.11 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा कि प्राइस टेकिंग फर्म के लिए एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस होता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एम आर प्राइस ए आर बिल्कुल भी क्या होता है, इक्वल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही जवाब बन जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, सर कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स नॉट इंडिकेटेड है, सर कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स क्या होता है, ऐसे इंडिकेटर्स जो आपको प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताते हैं, किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी बिजनेस साइकिल का एट प्रेजेंट कौन सा सिचुएशन चल रहा है ये बताने वाले कोई इंडिकेटर है, तो वो कौन से कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स होते हैं, है ना। पेज नंबर 5.8 के ऊपर अगर आप आ जाओ तो वहां पे आपको ये आंसर दिखाई देगा, मैं जो बात कर रहा हूँ, दैट इज कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स। फ्यू एग्जांपल्स कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स के, जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, पर्सनल इनकम, रिटेल सेल्स, फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड्स एंड स्टॉक मार्केट के प्राइसेस। ओके, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स, न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ये तीनों भी कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स है, बट ऑप्शन नंबर डी नहीं है, क्योंकि ये जो है ये आपका है आने वाला लीडिंग इंडिकेटर, राइट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाता है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज सुपेरियर टू यूटिलिटी एनालिसिस, यस और नो, यस बिल्कुल भी सुपेरियर है, क्योंकि यहाँ पे अपन जो है वो यूटिलिटी की बात नहीं करते, है ना, यस। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 से ये सवाल है, पेज नंबर 2.71 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल सकता है ना।
ओके क्या बोल रहा है, इट डिस्पेंसेस विद अजम्पशंस ऑफ मेजरेबिलिटी, यस, यानी कि यहाँ पे मेजरेबिलिटी का कोई पॉइंट ही नहीं है. इट सेग्रीगेट्स इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यस. इट डज नॉट अज्यूम कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यस. तो ऑल ऑफ द अबव ये बिल्कुल भी सही है, क्योंकि जितने भी यूटिलिटी एनालिसिस के आपके एक्सेप्शन है बोलो या फिर क्रिटिसिज्म्स है, वो सभी पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने रिमूव कर दिए, है ना. क्वेश्चन नंबर 68, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म के अंदर, इंडस्ट्री में, बोथ में, लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है सर. एक सिंपल इक्वेशन यहाँ पे इन्होंने बोला है चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 के अंदर, पेज नंबर 4.38 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये इक्वेशन दिखाई देगा, है ना. क्या बोल रहा है ये इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको बोलता है कि एस एम सी इज इक्वल्स टू एल एम सी प्लस एस ए सी प्लस एल ए सी प्लस पी इज इक्वल्स टू एम आर. अभी क्या बोल रहे हैं सर, एस एम सी मतलब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, है ना, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, प्राइस, एम आर, ये सब बिल्कुल भी क्या होता है लॉन्ग रन के अंदर बिल्कुल भी इक्वल होते हैं एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, राइट. ये ग्राफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के ऊपर इन सब का क्या हो जाता है सर, इंटरसेक्शन हो जाता है. फिर वो फर्म रहो, इंडस्ट्री रहो, कुछ भी रहने दो, ठीक है. तो आपको सही ऑप्शन क्या है वो ढूंढना है. P इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू एस एम सी एल एम सी, बिल्कुल भी सही है. P इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू लोएस्ट पॉइंट ऑन एल ए सी, बिल्कुल भी सही है. P इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू एस ए सी इज इक्वल्स टू एल ए सी, बिल्कुल भी सही है. तो ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट, है ना. क्वेश्चन नंबर 69, इकोनॉमी का हिस्टोरिकल प्रेफरेंस किससे रिफ्लेक्ट होता है. हिस्टोरिकल मतलब पास्ट में क्या हुआ है, ये आपको लीडिंग इंडिकेटर से पता चलता है. चैप्टर नंबर 5 का ये सवाल है ना. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे बोला जाएगा, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 3.37 के ऊपर आपको ये बोला है कि जो भी बेस्ट ऑप्शन आपने छोड़ दिया है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं. ओके, द कॉस्ट दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसको अपॉर्चुनिटी बोला जाएगा क्या, नहीं. द कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट बिफोर वी मेक द डिसीजंस, नहीं. दैट विच वी फॉरगो और गिव अप व्हेन वी मेक अ चॉइस और डिसीजन, यस, इसको अपन क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी. 70 क्वेश्चंस अपने हो चुके हैं, 70% पेपर अपन ने सॉल्व कर दिया है. बहुत ही सिंपल से सवाल है, बहुत ही अच्छे से अपन डिस्कस कर रहे हैं. पेज नंबर, चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर के रेफरेंस के साथ में ईच एंड एवरी पॉइंट मैं आपको डिस्क्राइब करके बता के दिखा रहा हूँ कि कहाँ से ये सवाल पूछा गया है, कहाँ से ये सवाल आया है. ओके, हर एक चीज अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. देखो, वैल्यू दैट इज फॉरगॉन इन चूजिंग वन एक्टिविटी ओवर द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यस, हर एक चीज का रेफरेंस मैं आपको मॉड्यूल के साथ दे रहा हूँ. 30 ही क्वेश्चंस बताए, फटाफट खत्म करते हैं, जल्दी से आगे बढ़िए. चलो देखो क्या बोला है, अगर टोटल कॉस्ट है 2000 प्लस 15Q माइनस 6Q2, ये Q2 दे रहा है, एक्चुअली यहाँ पे Q स्क्वायर और Q क्यूब होना चाहिए था, है ना, ऐसा कुछ भी करना चाहिए था. हाउ मच टीएफसी इज, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है क्यू का एट 2000 क्वांटिटी. अभी देखो, टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. तो ये 2000 इन्होंने स्पेसिफिकली दिया है, इसका मतलब यही क्या हो गया, ये आपका हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट. तो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है, 2000 है. सिंपल, ज्यादा लॉजिक दिमाग लड़ाने का नहीं. क्वेश्चन नंबर 72, देखो, डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स डैश इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, ये आपका कहां बताया, चैप्टर नंबर 5 फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल के अंदर, पेज नंबर 5.9 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलता है कि फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल में क्या बोला है कि डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स के अंदर जो आपकी ड्यूरेशन और इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, डिफर करती है, राइट. क्वेश्चन नंबर 73, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 से पूछा गया है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल कब. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब प्रॉफिटेबल होगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट मार्केट्स के अंदर क्या होता है सर, डिफरेंट डिफरेंट होता है, तभी पॉसिबल है, वरना है क्या नहीं. सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पेज नंबर 4.72 आपके मॉड्यूल का, वहां पे भी पूछा गया है. ओके, पेज नंबर 4.46 पे आते हैं, तब आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ जाएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है. यस, देखो क्या बोला है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये कब पॉसिबल है, ओनली इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंट इन द डिफरेंट सब मार्केट, यानी कि अलग अलग मार्केट्स के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी का होना चाहिए, अलग होना चाहिए, तभी ये जो कॉन्सेप्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, वरना हो सकता है क्या नहीं. यस, क्वेश्चन नंबर 74 सेम एज अबव, अगेन इन्होंने रिपीट कर दिया. तो तीसरा ये क्वेश्चन है जो इन्होंने यहाँ पे रिपीट पूछा है, ठीक है. डैश एक्सप्रेस द व्यू द इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन द एंड्स, इकोनॉमिक्स जो है वो न्यूट्रल बिटवीन द एंड्स है, किसने बोला, ये हमारे रॉबिन्स ने अपने को बताया है, राइट. क्वेश्चन नंबर 76, प्राइस रिजिडिटी एक्सप्लेन बाय स्विजीज मॉडल. स्विजीज मॉडल कहां पे पढ़ते हैं अपन सर, ओलिगोपोली के अंदर, अपन किंग डिमांड कर्व के टाइम पे ये सब चीजें समझते हैं. चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 के अंदर अपने को बोला है कि स्विजीज मॉडल किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है आपके ओलिगोपोली मार्केट से, दैट इज पेज नंबर 4.60 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्म्स मार्केट फंक्शन, फर्म के मार्केट कॉस्ट फंक्शन का कौन सा डिटर्मिनेंट नहीं है. चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 दैट इज कॉस्ट फंक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट से ये पूछा गया है. पेज नंबर 3.39 पे आपको इसका आंसर मिलेगा. चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है पेज नंबर 3.39 के ऊपर, है ना, कॉस्ट फंक्शन के अंदर.
सो कॉस्ट फंक्शन के अंदर आपको ये समझना है कि कॉस्ट फंक्शन के जो भी डिटर्मिनेंट्स है वो क्या है। ओके, सो कौन सा डिटर्मिनेंट नहीं है? टैक्स क्या कॉस्ट को डिसाइड करता है? प्रोडक्शन फंक्शन, प्राइस ऑफ द फर्म्स आउटपुट और सब्सिडीज, क्या ये प्राइस की कौन सी ऐसी चीज है जो आपका डिटर्मिनेंट नहीं है? तो ये प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है, टैक्सेस क्या लगते हैं, सब्सिडीज क्या है, इससे आपका कॉस्ट फंक्शन डिसाइड होता है। लेकिन प्राइसेस ऑफ द फर्म्स आउटपुट, प्राइसेस मतलब क्या सर? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट डिटरमाइन होगी क्या? नहीं होगी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? बिल्कुल भी यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड कैसा होता है? डिराइव्ड होता है, ऑटोनॉमस होता है, एग्रीगेट होता है, या फिर नन ऑफ द अबव? तो ये होता है आपका डिराइव्ड डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है सर? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक के साथ अपन जब दूसरी चीज खरीदते हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एक खरीद लिया तो दूसरा अपन खरीद रहे हैं, तो ये हो गया डिराइव्ड डिमांड, एक की वजह से दूसरी की डिमांड जनरेट हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर 79, कंज्यूमर्स गेट मैक्सिमम वैरायटी ऑफ गुड्स अंडर। सर मैक्सिमम वैरायटी ऑफ गुड्स कहाँ मिलेंगे? है ना, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा वैरायटी मिलती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको मिलता है। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 4.52 के ऊपर अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको ये जवाब मिलेगा, पेज नंबर 4.52 के ऊपर, कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है और आपको बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें यहाँ पे अलग अलग देखने को, परचेस करने को, ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे अवेलेबल होते हैं इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट, which what is the primary goal of काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी इन द बजटिंग? है ना, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी बजटिंग का बजटिंग में क्या जो है प्राइमरी गोल होता है? पेज नंबर 7.10 चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलने वाला है कि काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का बजट में क्या यूज किया जाता है या क्यों अपन ये चीज की वहां पे बात करते हैं। यस, आ जाओ उस पॉइंट के ऊपर बढ़ते आगे, दैट इज 7.10 पेज नंबर पे ऊपर काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो, फिस्कल पॉलिसी का जो एम है वो क्या है? एलिमिनेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस एंड अराइजिंग फ्रॉम सब ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। है ना, ये क्या बोला? ये जो है वो आपका ये है, दैट इज काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का मेन एम है ना। क्या करना है आपको? एलिमिनेट करना है मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जो भी आपके अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से आने वाले हैं वो, है ना। तो क्या बोला है? देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बोले? मैक्सिमाइजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं, स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, और मिनिमाइजिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशंस और रिड्यूसिंग पब्लिक डेट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दैट इज स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउन टर्न्स। कोविड-19 का पैंडेमिक वगैरह का यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। यस, आ जाओ, 80 क्वेश्चंस हो गए, 20 ही क्वेश्चंस बचे, फटाफट खत्म करते हैं। कमेंट में लिखो वी वांट मॉडल टेस्ट पेपर्स, तभी आपका अगला मॉडल टेस्ट पेपर आएगा सेम ऐसे ही पेज नंबर एंड टॉपिक के साथ, यूनिट नंबर के साथ मैं आपको लिंक करके बताने वाला हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 81, अकॉर्डिंग टू केन्स व्हेन व्हाट कॉज इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। सर इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? लोग जो है वो जॉब करना चाहते हैं लेकिन उनको जॉब मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है, मतलब वो खुद से अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो इकोनॉमी के अंदर जॉब्स नहीं होने की वजह से क्या हो चुके हैं? अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। तो क्या रीजन है? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये अपने को यहाँ पे पूछा है। पेज नंबर 5.11 के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो समझ में आएगा। चैप्टर नंबर 5 का ये सवाल है ना। हाई इंटरेस्ट रेट्स, इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन और एक्सेसिव सेविंग्स, किस वजह से आपका इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है? तो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आता है इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड, मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा क्या? यस, बिल्कुल भी होने वाला है, राइट। द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल स्पिरिट्स इन द केनिशियन थ्योरी रिफर्स टू। अभी एक्चुअली एनिमल स्पिरिट्स ये जो चीज है ना, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने कहीं वर्ड पूरे मॉड्यूल के अंदर दिया ही नहीं है, बट इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है। तो क्या एग्जाम में आ सकता है क्या? यस, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एमटीपी में दिया है, मतलब एग्जाम में भी बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसका होता है दैट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, है ना। ये एक एनिमल स्पिरिट्स किसको बोला जाएगा? ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो इकोनॉमिक डिसीजंस को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है ना। क्वेश्चन नंबर 83, which trade policy is a tool designed to directly support domestic producers by reducing the cost of exporting goods? सर ऐसा कौन सा आपका ट्रेड पॉलिसी का मेजर है जिसकी वजह से आप क्या करते हो? आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट कर रहे हो, जिससे वो लोग क्या कर सके? ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। तो क्या देंगे अपन उनको? अपन उनको देंगे एक्सपोर्ट का सब्सिडी। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 9.26 के अगर ऊपर आप जाते हो तो आपको इसका आंसर समझ में आएगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ दैट इज एक्सपोर्ट सब्सिडी यहाँ पे गवर्नमेंट देती है। देखो एक्सपोर्ट सब्सिडीज क्यों दे रहे अपन यहाँ पे? क्योंकि इनकरेज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू सेल स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अब्रोड, है ना। यही पॉइंट इन्होंने यहाँ पे बोला है, दैट इज एक्सपोर्ट सब्सिडी। ओके,
यस। क्वेश्चन नंबर 84, पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स मतलब क्या सर? ऐसे गुड्स जिनका ओनरशिप किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। अभी कोई चीज अगर गवर्नमेंट की है तो उसको यूज करने से कोई किसी को रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है। तो इसके लिए क्या बोला है? दिस इज नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवलरी, मतलब इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है या फिर आप किसी को भी इनका यूज करने से रोक नहीं सकते हो। लेट से जो पार्क वगैरह होते हैं या जो गार्डन्स होते हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है ना, तो इसके अंदर एंट्री करने से वहां पे जो भी लेट से सीसॉ वगैरह है, झूले वगैरह है, तो वो खेलने से आप किसी को रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। ठीक है। यस। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन रिसोर्सेज बीइंग ओवर यूज, यानी कि कोई भी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं तो उसका एक कॉमन सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए? तो चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 में आपको बोला है कि क्या आपने गवर्नमेंट रेगुलेशन लगाने चाहिए, प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, सब्सिडीज लानी चाहिए, फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने वहां पे रेगुलेशंस लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा, जो एक्सेस यूज है, ओवर यूज है, वो बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन चैप्टर नंबर 8 से आपको पूछा गया है कि अगर समझो रिजर्व रिक्वायरमेंट 20% का है, व्हाट इज द पोटेंशियल मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द मनी सप्लाई व्हेन द न्यू डिपॉजिट ऑफ ₹1000 इज मेड, यानी अगर समझो 1000 का नया डिपॉजिट आता है, 20% का रिजर्व आपको क्रिएट करना है, तो आप कितना मैक्सिमम मनी सप्लाई इससे क्रिएट कर सकते हो? तो आपका आंसर बनता है दैट इज योर 5000 का आप मनी सप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। सर कैसे पता चलेगा? सिंपल आंसर है, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाई 20% आपको करना है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5000 आने वाला है। दैट इज द न्यू लॉजिक, है ना भाई। आपको क्या करना है? बस चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशियो अगर आपको करना है तो आपको ये आंसर मिल जाता है। ओके। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोलता है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इनकम। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 से पूछा गया कि फैक्टर इनकम क्या है। अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, है ना। तो उसके लिए मिलने वाली इनकम इसमें से कौन सी है आपको बताना है। देखो लैंड के लिए क्या होता है? रेंट, लेबर को क्या देंगे? वेजेस, है ना। और आपका कैपिटल पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या देंगे आप? प्रॉफिट्स। तो उसमें से क्या इसमें है? प्रॉफिट्स है। ट्रांसफर पेमेंट से, सब्सिडीज है, इंडायरेक्ट टैक्सेस, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? प्रॉफिट्स, जो किसको दिया जाएगा? एंटरप्रेन्योर को दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स इज और आर फंडामेंटली कनेक्टेड टू द इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में कौन रिलेटेड है? चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 1.14 के ऊपर आपको ये सवाल का जवाब मिलेगा कि कौन सी चीजें इसमें से इकोनॉमिक के रिलेटेड बात कर रही है ना। यस, आ जाओ देखो, चेंजेस इन द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये जो सारी चीजें ये आपके सेवरल इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात करती है। दैट इज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चेंजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ द फर्म डैश कंट्रोल ओवर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। मैनेजमेंट ऑफ द फर्म का मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे कोई भी कंट्रोल होता है क्या? नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पे करेक्ट। Yes. Question number 90. After reaching the saturation point, consumption of additional units of the commodity causes. Saturation point मतलब सर maximum point, जहां पे आपका utility maximum हो चुका है। अभी इसके बाद अगर आप consumption करोगे तो क्या होगा? आपका total utility fall हो जाएगा और आपका marginal utility क्या हो जाएगा? Negative होने वाला है। Chapter number 2 unit number 2 का ये सवाल है, that is total utility fall and marginal utility becomes the नेगेटिव। आपका यहाँ पे सही आंसर बनता है ना। बस आखिरी के 10 क्वेश्चंस बने, बिल्कुल भी वीडियो के साथ बने रहो। ऐसे ही अगले वीडियोस के लिए जल्दी से कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, उनकी भी पढ़ाई होने दो यार, उनका भी भला हो जाएगा, उनका भी फायदा होने वाला है ना। अगेन चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 91, एक अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। इसमें से कौन सी चीज सही है? देखो अभी यहाँ पे ना इन्होंने स्लोप और इलास्टिसिटी इन दोनों को एक साथ में पूछा है क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। कहां से आता है सर ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बनता है आपका चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1। इसका एक्सप्लेनेशन समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 2.31 के ऊपर, वहां पे आपको ये चीज समझने वाली है। चलो बढ़ते, मैं आपको ना समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अभी देखो ये सारे डायग्राम्स, ये सारे इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी अपने को पता है। अभी मुझे एक चीज सबसे पहले आप क्लियर करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप। स्लोप मतलब होता है दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, इसको अपन बोलते हैं स्लोप। सिंपली इसको अपन ना b भी बोलते हैं, स्मॉल b भी बोला जाता है, ओके। और इलास्टिसिटी तो आपको यहाँ पे दिया ही है, दैट इज 0 1 इंफिनिटी एंड ऑल, ठीक है। अभी मुझे क्या पूछना है? मुझे पूछना है कि अगर आपका इलास्टिसिटी 0 है तो आपका स्लोप कितना है, ये डिमांड कर्व का। अभी स्लोप कैसे फाइंड आउट होगा? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 करके स्लोप फाइंड आउट होगा, ठीक है। चलो तो जब आपका इलास्टिसिटी 0 है तो आपका स्लोप कितना है अगर ये पूछा जाए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? y पे क्या है आपका प्राइस और x पे क्या है आपका क्वांटिटी, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्राइस का चेंज लेना है, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्लोप। अभी प्राइस में कितना चेंज आ रहा है क्या? यस। तो यहाँ पे क्या होता है? प्राइस आपकी या तो इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज होती है, मतलब प्राइस में चेंज आ रहा है। सो देयर इज सम पॉजिटिव नंबर, ऐसा अपन अज्यूम करते हैं, लेट्स से 2 ये नंबर आ रहा है। बट क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट है क्या? यस कांस्टेंट है, मतलब क्वांटिटी चेंज हो रही है क्या? यानी कि चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया? 0। जब आपका डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर जीरो होता है, तब आपका आंसर जो आता है स्लोप का वो बिल्कुल भी क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। यानी कि जब कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में जीरो है तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा सर, इन्फिनिटी होने वाला है। राइट, इसका मतलब क्या है सर, जब भी आपका इलास्टिसिटी जीरो होगा तो आपका स्लोप कितना होगा, इन्फिनिटी होता है। ओके, अभी आते हैं इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे। देखो यहाँ पे अगेन y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, y पे क्या है, प्राइस। अभी यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी क्या है, कांस्टेंट। बट क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है क्या, यस, आइदर इट में इंक्रीज और इट में डिक्रीज। मतलब क्या हो गया सर, y2 माइनस y1 चेंज इन प्राइस बिल्कुल भी हो गया जीरो, और चेंज इन डिमांड क्या है सर, पॉजिटिव नंबर, यानी कि न्यूमरेटर हो गया जीरो और डिनोमिनेटर हो गया लेट से 2 अज्यूम करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आता है आपका जीरो, है ना। इसका मतलब अगर समझो आपका इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होगा तो आपका स्लोप कितना होता है, जीरो होता है। और अगर आपका इलास्टिसिटी जीरो होगा तो इन्फिनिटी कितना, मतलब आपका स्लोप कितना होगा, इन्फिनिटी होता है। अभी ये कौन से स्टेटमेंट में बोला है वो अपने को देखना है। देखो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, व्हेन द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज जीरो द डिमांड इज इन्फिनाइटली इलास्टिक, है ना। मतलब ये सही बोल रहा है कि डिमांड कर्व का स्लोप अगर जीरो है तो डिमांड कितना होगा, इन्फिनाइटली इलास्टिक होगा। व्हेन द स्लोप इज इन्फिनाइट इलास्टिसिटी इज कितना, जीरो। मतलब इन्फिनाइट अगर आपका स्लोप है तो इलास्टिसिटी कितना हो गया, जीरो। ये सही बोल रहा है क्या, यस, ये बिल्कुल भी सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये एक दूसरे के लिए क्या है, बिल्कुल भी सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, एक दूसरे के लिए साथ में क्या है, जुड़ के अपने को मिलने वाले है ना। ये लिया तो दूसरा लेना पड़ेगा क्या, यस, बिल्कुल भी लेना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और इज आर द ट्रू अबाउट द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, है ना। बजट लाइन के बारे में पूछा है, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन है, 2.69 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा, है ना। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव प्राइस ऑफ द टू गुड्स, यस, बिल्कुल भी। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो ऑफ द टू गुड्स, यस। द स्लोप ऑफ बजट लाइन मेजर्स द रेट एट विच द कंज्यूमर कैन ट्रेड वन गुड फॉर द अनदर, यस। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब बन जाता है। 2.69 के ऊपर भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, इट इज इक्वल टू प्राइस रेशियो ऑफ द टू गुड्स, इट मेजर्स द रेट एट विच कंज्यूमर कैन ट्रेड वन गुड फॉर द अनदर। हर चीज मॉड्यूल में लिखी हुई है, आपको बस मॉड्यूल लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। मैं हमेशा से बोलते आया हूँ बच्चों को कि मॉड्यूल लाइन बाय लाइन पढ़ा करो, तभी आपको फायदा होगा, है ना। मैं हर एक चीज आपको मॉड्यूल के रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से ही है, राइट। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड वाज प्रोपाउंडेड बाय, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड आपको किसने प्रपोज किया, तो सर अल्फ्रेड मार्शल ने आपको प्रपोज किया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 95, अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेज 1 इज नोन एज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, क्यों इसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोल रहे हैं, राइट। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का ये सवाल है, 3.25 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा कि वेरिएबल प्रोपोर्शन के स्टेज 1 को इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों बोला जाता है, राइट। आ जाते हैं पेज नंबर 3.25 के ऊपर, सो दैट अपने को ये समझ में आए कि इसको क्यों बोलते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है वो क्या होता है, राइजिंग होता है। एपी कर्व इज राइजिंग थ्रू आउट द स्टेज, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं अपन, इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाला स्टेज बोलते हैं। देखो एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेस थ्रू आउट द स्टेज, नहीं, वो थ्रू आउट द स्टेज इंक्रीजिंग नहीं होता है। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेस थ्रू आउट द स्टेज, यस, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू रिटर्न्स वाला स्टेज बोलते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट, सर प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल्स टू 4L 1/2 K 2/3, ऐसा ये रिलेशनशिप है जिसके अंदर अपन ना a प्लस बी, ये फॉर्मूला यहाँ पे अपन यूज करते हैं। a क्या है, a है आपका 1/2 और b है आपका 2/3। तो अपने को ये दोनों को प्लस करके पता करना है कि ये ग्रेटर देन 1 आता है, लेस देन 1 आता है, या इक्वल टू 1 आने वाला है, राइट। चलो ऐड करते हैं, 1/2 प्लस 2/3। ओके, अभी ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये सेम है क्या, नहीं, तो पहले इसको सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे सर, इसको 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे अपन, ओके, प्लस इधर वाला जो वेरिएबल है उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 6, तो कितना हो गया सर आपका ये 7 डिवाइड बाई 6, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 ही इसका आंसर आने वाला है। तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 1, इसका मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो गया, यानी कि लॉन्ग रन की बात कर रहा है। पेज नंबर 3.20 चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको इसका अगेन आंसर मिलता है। ओके, चलो मैं तुमको एक बार यहाँ से भी दिखा देता हूँ कि क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे आ जाओ, ये आपका फॉर्मूला है ना, के एल रेस टू ए, ये हो गया आपका फॉर्मूला, है ना। अभी यहाँ पे देखो ये आ जाता है, यहाँ पे जल्दी जल्दी आ जाओ, नीचे नीचे नीचे, किधर गया भाई, जल्दी आ जा, रिटर्न्स टू स्केल,
है ना, लॉन्ग रन के अंदर। देखो a प्लस बी, इसका मतलब क्या है सर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। a प्लस बी इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, ये हो गया आपका फॉर्मूला। q इज इक्वल्स टू k l रेस टू a c रेस टू b। a प्लस बी आपको करना है और आपको देखना है ग्रेटर देन 1 आ रहा है क्या, 1 आ रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है, राइट। अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट इज कॉल्ड एज, सर इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 3.20 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। नेक्स्ट, इन इकोनॉमिक्स जनरली क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इज बेस्ड ऑन द विच बेसिस, चैप्टर नंबर 4 मार्केट वाला जो चैप्टर है उसके यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 4.4 से आपको ये सवाल जो यहाँ पे पूछा गया है, दैट इज पेज नंबर 4.4 पे अपन चलते हैं तो आपको पता चलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, ज्योग्राफिकल एरिया, टाइम, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, रेगुलेशन, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ कंपटीशन, हर चीज पे किया जाता है। तो टाइम, ज्योग्राफिकल एरिया, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। यस, डिक्रीज इन इनपुट डिमांड, है ना, अगर समझो इनपुट्स का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, इससे आपके इनपुट के प्राइसेस पे कुछ अफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। पुशेस इनपुट प्राइसेस अप, नहीं। आपका जो इनपुट्स पुल्स इनपुट्स प्राइसेस डाउन और आइदर बी और सी। मतलब क्या होगा सर, अगर इनपुट का जो डिमांड है वो कम हो गया तो इससे इनपुट का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा क्या, यस बिल्कुल भी हो जाएगा, है ना। इससे प्राइसेस पुश होंगे क्या, नहीं होंगे। क्या इससे इनपुट के इससे कोई अफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल पड़ेगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पे करेक्ट। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 2 दैट इज कॉस्ट वाला जो चैप्टर है वहां से सवाल पूछा गया है ना। एंड द आखिरी क्वेश्चन इज फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेज ऑफ फ्रीडम, मतलब क्या सर, बिल्कुल भी लोगों को खुला छोड़ दिया, आपको जो करना है करो, हम आपको रोकने वाले क्या नहीं। ये कौन से इकोनॉमी के अंदर बात करते हैं अपन, ये होता है आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 1.19 के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ पे एडवांटेजेस के अंदर जो है ना ये मेरिट्स और डिमेरिट्स की जब अपन बात करते हैं तो वहाँ पे समझ में आएगा, दैट इज फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस किसके पास में, ये है अवेलेबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, कहीं और अवेलेबल है क्या, नहीं, राइट। ऐसे ही आपका ये जो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को सभी चीजें, सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। आपको हर एक मॉडल टेस्ट पेपर इसी तरीके से अगर समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जरूर लिखो वी वांट मॉडल टेस्ट पेपर्स, राइट। तो मैं सभी वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड करने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।